हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद। ये बात है 14 मार्च 2018 की एक सुबह को जब मैं उठा तो मुझे एक ख़बर सुनने को मिली जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उससे एक दिन पहले ही हम सबके चहेते साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे था। हमने उनके ही जैसे एक हीरे को खो दिया। यही ख़बर सुनकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि हमारे साइंस की चाहने वालों की फैमिली में से एक इंसान जो इस यूनिवर्स को समझने इस दुनिया में आया था, यूनिवर्स ने उसे वापस अपने घर बुला लिया। मैं बात कर रहा हूँ हम सबके पसंदीदा साइंटिस्ट में से एक स्टीवन हॉकिंग के बारे में। कल सुबह ही यानी 14 मार्च 2018 की सुबह उनके फैमिली मेम्बर्स लूसी रॉबर्ट और टिम हॉकिंग्स ने कन्फर्म किया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो यूनिवर्स जिसे उन्होंने समझने में अपनी पूरी ज़िंदगी कमिट कर दी, वो आखिर उसी से जुड़ ही गए। स्टीवन हॉकिंग्स को 1963 में एक दिल दहला देने वाले मोटर न्यूरॉन डिसीज़ ALS यानी अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस से डायग्नोस कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि वो अब सिर्फ कुछ ही साल ज़िंदा रहेंगे, और कुछ साल से उनका मतलब था सिर्फ 2 या 3 साल। वो उस वक्त सिर्फ 21 साल के ही थे जब ये मोटर न्यूरॉन की बीमारी उनके बॉडी के पार्ट्स को पैरालाइज़ करना शुरू कर दिया। शुरू में तो ये बीमारी उनके बॉडी के कुछ ही हिस्सों को पैरालाइज़ किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई और कुछ ही सालों में उनकी पूरी बॉडी को पैरालाइज़ कर दिया। इसी बीमारी की वजह से ही उन्होंने अपनी लिखने की काबिलियत भी खो दी। यही बीमारी उन्हें अपनी नॉलेज और इंसानियत की समझ लोगों तक ठीक से जाहिर करने नहीं दे पा रही थी, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। इसीलिए उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइज़र मशीन का इजाद करना पड़ गया, जिसके साथ हम उन्हें साइंस इवेंट्स में अक्सर देखा करते थे। ये मशीन जो वैसे तो एक कंप्यूटर है, सिर्फ उनकी गाल की एक नर्व की हलचल से उन्हें सिर्फ वर्ड टाइप करना दे सकती थी। ये हो पाता था वो मशीन से जुड़े एक सेंसर की मदद से। 2 बड़ी कंपनीज़ इंटेल और स्विफ्ट की ने हमारी बहुत मदद की कि हम उनसे कम्युनिकेशंस कर सकें, और इसी मशीन की वजह से उन्होंने एक दिन इंसानियत तक ये बात पहुंचाई थी, जिससे हम पर काफ़ी गहरा असर हुआ। At one point, I thought I would see the end of physics as we know it, but now I think the wonder of discovery will continue long after I am gone. 3 दहाइयों तक इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल फ़िज़िक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते स्टीवन हॉकिंग्स ने बहुत सारी किताबें भी लिखीं। जैसे उन्होंने अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर यूनिवर्स के बारे में ये किताबें लिखीं जिसे बच्चे भी पढ़ सकें। और इस किताब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये दुनिया में सबसे बेस्ट सेलिंग साइंस की किताब है, जो साइंस के बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत ही आसानी से समझाती है। हम सभी साइंस फैंस जो उन्हें फ़ॉलो करते थे ये जानते थे कि वो ब्लैक होल्स को समझने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उनका मानना था कि हम अगर इस यूनिवर्स की बड़ी घटनाओं को ठीक से समझ पाए तो हम भगवान यानी यूनिवर्स के दिमाग को भी समझ पाएंगे। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन कैसे शुरू हुई ये डिस्कवर किया, जो मैथमेटिकली ये प्रूव कर सकती थी कि ब्लैक होल्स भी आम सितारे और प्लैनेट्स की तरह एक दिन स्पेस में ताकत की तरह स्पेस में रेडिएट हो जाएंगे, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इनफैक्ट ये यूनिवर्स की सबसे लास्ट घटना होगी और इसके बाद यूनिवर्स जैसे पूरी तरह ख़त्म ही हो जाएगा। इसके अलावा कौन भूल सकता है उनके कंट्रीब्यूशंस को बिग बैंग थ्योरी को वापस ज़िंदा करने में। 1960 की बात है। कुछ मिसिंग रीजंस की वजह से बिग बैंग थ्योरी को साइंटिस्ट कुछ हद तक सच नहीं मानते थे। 1970 में स्टीवन हॉकिंग्स के थ्योरम्स ने ये सारे मिसिंग लिंक्स को एक्सप्लेन किया, और इसके बाद इस थ्योरी को ज़्यादा साइंटिस्ट का सपोर्ट मिला, और आज ये थ्योरी यूनिवर्स को क्रिएट करने वाली अब तक की सबसे मानी गई थ्योरी है। स्टीवन हॉकिंग वैसे तो अपने आप को पक्का साइंटिस्ट मानते थे, पर उन्होंने एक एक्टर के रूप में भी साइंस को प्रमोट करने के लिए कितना कुछ किया। जैसे हम जानते हैं कि उन्हें स्टार ट्रैक मूवी में देखा गया और उनके एनिमेशंस को सिम सिम कार्टून में। 2014 में उनके ऊपर एक बायोग्राफी मूवी भी बनी थी जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग था। इस मूवी में उनका बचपन और उनकी वाइफ जेन वाइल्ड के साथ उनके रिश्ते के बारे में बताया गया था। इसमें भी उन्होंने साइंस को एक बड़े पर्दे में प्रमोट करने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये उनका तरीका है साइंस के लिए अपना प्यार जाहिर करने का।
वो हम इंसानों के सर्वाइव करने के लिए भी परेशान रहते थे। उन्होंने अपनी एक साइंस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मैं इंसानों पर पड़ रहे बहुत ज़्यादा ख़तरों को देख सकता हूँ। पहले भी अर्थ पर बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने हम इंसानों के इस अर्थ पर बने रहने पर सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। अगर हम अगली 2 सदी तक किसी भी परेशानी से बचे रह सके तो हमारी नस्ल बच जाएगी, क्योंकि तब तक हम स्पेस में पहुँच जाएंगे और हम इंसान वहाँ अपनी बस्तियाँ बनाने में कामयाब हो गए होंगे। वो हमें हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में मोटिवेट किया करते थे और हमें फ्यूचर की पूरी तैयारी करने के लिए मोटिवेट करते थे। उनकी मौत की वजह यही बीमारी ALS समझी जा रही है। उनकी फैमिली का ये बताना था कि वो बहुत ही आराम से इस दुनिया से चल बसे, उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं सहना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कुछ ही साल सिर्फ ज़िंदा रहेंगे, पर वो 50 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहे। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो इतनी ख़तरनाक बीमारी होने की वजह से भी इतनी देर कैसे ज़िंदा रहे। इसकी वजह उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि बिल्कुल ठीक से काम करते रहे। उनकी बॉडी के नर्व्स और न्यूरॉन्स का कनेक्शन ख़राब नहीं हुआ, जैसे उनके बॉडी के बाकी पार्ट्स काम करना बंद कर गए। ऐसा सिर्फ इस बीमारी में मुब्तला सिर्फ 10 में से 1 इंसान के साथ होता है और स्टीवन हॉकिन उन्हीं में से एक थे। बॉडी के सारे इम्पॉर्टेंट नर्व्स के ठीक से काम करने की वजह से वो इतनी लंबी उम्र ज़िंदा रह पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर किसी फिज़िसिस्ट का सबसे बड़ी कुर्बानी नॉलेज की फील्ड में रही है तो वो स्टीवन हॉकिन है, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनकर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने बहुत पहले एक बार कहा था कि ये यूनिवर्स हमें यूनिवर्स महसूस ही नहीं होगा अगर यहाँ वो लोग नहीं होंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं। हम उन्हें और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानना है तो आप उनकी ये बुक्स पढ़ सकते हो। आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।